Hello, folks, and welcome to my YouTube channel Parshala. So, let's start our today's lecture. So, first of all, let's see our today's agenda. So, आज हम देखेंगे different types of artificial intelligence कैसे काम करते हैं. That is based on the functionality of different types of AI. So, first type of functionality will be reactive machines. Second will be limited memory. Third will be theory of mind. And fourth will be self awareness. सो आज हम देखेंगे जो चार टाइप के फंक्शनैलिटीज होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम करते हैं. मतलब कि जब ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट होते हैं अपने किसी मॉडल में तो वो क्या आपको आउटपुट जनरेट करके दे सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिएक्टिव मशीन्स. देखो, reactive machines are artificial intelligence systems that do not store memories or past experiences for future actions and they are task specific. तो जो रिएक्टिव मशीन्स की फंक्शनैलिटी होती है किसी भी मॉडल में वो क्या काम करती है उस मॉडल के लिए कि अगर ये फंक्शनैलिटी हम उस मॉडल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जो मॉडल रहेगा वो सिर्फ एक किसी टास्क के स्पेसिफिक ही काम करेगा. प्लस उसके पास कोई मेमोरी नहीं होगी जिसमें वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक मॉडल चेस खेल रहा है, ठीक है. तो अगर वो अपना फिफ्थ मूव चल रहा है तो वो सिर्फ उसी चीज पे ध्यान देगा कि आउट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मूव्स वो फिफ्थ मूव अपना क्या चल सकता है. बट उसकी लिमिटेशंस क्या रहेगी उसमें कि वो अपने फोर्थ मूव या पिछले किसी भी मूव को याद नहीं कर सकता है कि उसने पहले क्या चला था. क्यों? क्योंकि इस टाइप के फंक्शनैलिटी के पास उस मॉडल में कोई भी मेमोरी नहीं होगी थोड़ी सी भी जिसमें वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को या फिर पास्ट की चीज़ों को स्टोर कर सके. तो बेसिक सा मीनिंग है कि जब आप ग्रो करते हो तो आपका ब्रेन भी ग्रो करता रहता है. तो तभी ना आपको याद रहता है कि अच्छा क्लास 10th मैंने क्या किया था, क्लास 12th मैंने क्या किया था. क्यों? क्योंकि आपके पास एक मेमोरी है जिसमें आपने हर चीज़ या हर इंपॉर्टेंट चीज़ को स्टोर कर रखा है. बट यही फंक्शनैलिटी इस वाले फंक्शनैलिटी वाले मॉडल में नहीं होगी. ओके. So machine learning models tend to be reactive machines cause they take customers' data such as search history and use it to deliver recommendations to the same customers. Okay. तो बेसिकली ये क्या काम करता है कि जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का अगर रिकमेंडेशन सिस्टम है तो उस पर आप कोई भी मूवी सर्च करते हैं तो आप दिन हर रोज डे टू डे बहुत सारी मूवीज देखते रहते होगे तो आप अपने सर्च हिस्ट्री में जाकर डिफरेंट डिफरेंट मूवीज को सर्च करते हो. तो जो ये मॉडल है जो रिकमेंडेशन सिस्टम में लगा हुआ है वो आपके सर्चेस को एनालाइज करता है कि आप डे टू डे कौन किस टाइप की मूवी देखना पसंद कर रहे हो. क्योंकि देखो हर इंसान का एक जोनर होता है. जैसे कि आपको कॉमेडी मूवी पसंद हो सकती है, मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, ऐसे किसी को एक्शन मूवीज पसंद है तो वो ज्यादातर वैसी मूवी सर्च करता है. ठीक है. तो वो मॉडल उस चीज को एनालाइज करता है एंड एट द बेस्ट वे जब वो सर्च कर रहा होता है कोई भी इंसान उसमें तो वो उस टाइम जो सबसे बेस्ट पॉसिबल मूवी होगी. फॉर एग्जांपल अगर उसको एक्शन मूवी पसंद है तो जो सबसे बेस्ट नेटफ्लिक्स पे मूवी होगी जो उस काइंड की मूवी वो इंसान देख रहा होगा वो मॉडल उसे डिलीवर करता है. बेसिकली उसको रिकमेंड करता है कि भाई तू जाके ये मूवी देख क्योंकि ये मूवी पिछले मूवीज से थोड़ी थोड़ी सिमिलर है जो तू देखा है. तो वो इंसान थोड़ा सा और किक मिल जाती है उसको कि हाँ ये मूवीज तो ऐसी तो मैं मूवीज देखता हूँ तो वो जाके वो मूवीज फिर से देखता है. ठीक है. It performs super artificial intelligence cause the average human would not be able to process huge amount of data such as customers entire Netflix history and feedback customized recommendations. सो बेसिकली ये जो मॉडल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं क्योंकि देखो बेस्ड ऑन एबिलिटी में हम लोग तीन टाइप के पढ़े थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट क्या था? नैरो एआई. सेकंड क्या था? जर्नल एआई. एंड थर्ड था सुपर एआई. तो ये किस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में आता है? सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. क्यों? एंड ये एवरेज ह्यूमन के लिए क्यों थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि देखो एक इंसान का सर्च हिस्ट्री बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. ऐसे न जाने कितने इंसान होंगे जो नेटफ्लिक्स चला रहे होंगे. ठीक है. ऐसे बिलियंस में यूजर्स है जो नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं. तो एक एवरेज ह्यूमन या एवरेज डेवलपर के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो एक एक सर्चेस को उसके एनालाइज करता रहे एंड उसको फिर रिकमेंड करे. तो यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा हेल्प किया इसने? सुपर एआई के इस रिएक्टिव मशीन के फंक्शनैलिटी के मॉडल ने. ओके. It doesn't have ability to predict future outcomes unless it has been fed the appropriate information.
क्यों नहीं फ्यूचर के इंफॉर्मेशंस को प्रेडिक्ट कर पाता है? क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है। देखो, आप जैसे कि आपने क्लास 10th पास कर लिया, ठीक है, फिर आपको चूज करना पड़ा आपका स्ट्रीम कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो आप ये चीज़ कैसे डिसीजन लेते हो? तो आप अपने पास के एक्सपीरियंस को देखते हो कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा था, आप उसको पढ़ने में ज़्यादा मतलब आपको मज़ा आता है, तो आपके ब्रेन को किक मिलती है वो चीज़ पढ़ने में, तो आप ऑब्वियसली साइंस के लिए ही जाओगे। लेकिन अगर आपको साइंस पसंद नहीं होगा, आपको मैथ से डर लगता होगा, आपको फिजिक्स से या केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है, तो आप किसके लिए ऑप्ट करोगे? कॉमर्स के लिए। हो सकता है आपको कॉमर्स के भी किसी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स वगैरह में अच्छा लगता हो, तो आप कॉमर्स ऑप्ट करोगे, नहीं तो आप आर्ट्स में जाओगे अगर आपको आर्ट्स अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास एक ब्रेन है जो कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखा है और उसी के बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। बट ये फंक्शनैलिटी मेमोरी वाली इस रिएक्टिव मशीन्स के पास नहीं होती है, तो इसलिए वो फ्यूचर के आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। बट कुछ केसेस में वो प्रिडिक्ट कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसको एप्रोप्रिएट डेटा से फिट किया गया हो। इसका मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल पिछले 10 सालों का डेटा कि कल की बारिश कब हो रही है, कब नहीं हो रही, किस सर्कमस्टांसेस में हो रही है, तो अगर ये एक्यूरेट डेटा अगर हम उस मॉडल को फिट कराए, मतलब बार बार उस चीज को उस पर काम कराए, तो एक मॉडल बार बार उस चीज को करने पे थोड़ा सा एक प्रेडिक्टेबल बन जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि वो पिछले कुछ डेटास देखता है, ठीक है, कि जुलाई का मंथ है और अगर आप किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में, तो जुलाई के स्टेट में आप सॉरी जुलाई के मंथ में आपको पता है कि इस स्टेट में मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहां पे लिखा होगा कि इस डेट को बारिश होती है, जुलाई 13 को बारिश होती है, जुलाई 14 को बारिश होती है, तो इसमें यस लिखा रहता है। तो वो मॉडल बार बार उसी चीज़ पे काम करता है, तो उसे पता है कि ये मुंबई में जुलाई के मंथ में बारिश होगी ही होगी, तो वो एक प्रेडिक्ट कर पाता है कि हाँ यस बारिश हो सकती है कल, क्योंकि कल क्या डेट है, 14 जुलाई है, तो कल बारिश हो सकती है। तो यहां से वो प्रेडिक्ट कर पाया। क्यों प्रेडिक्ट कर पाया? इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास ब्रेन था, उसको पता था कि हाँ भाई हर जुलाई में बारिश होती है, नहीं, क्योंकि उसको एक एप्रोप्रिएट डेटा से फिट किया गया, उसको पढ़ाया गया बार बार कि सीखो इस चीज से, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्टिव मशीन्स क्या होते हैं? रिएक्टिव मशीन्स एक ऐसी टाइप की फंक्शनैलिटी है जो जब मॉडल को दी जाती है तो वो मॉडल एक टास्क स्पेसिफिक बन जाता है और वो उस टास्क को करने के लिए सिर्फ करंट सिनेरियो पे ध्यान देता है, ना कि पिछले सिनेरियोस पे। क्यों पिछले सिनेरियोस पे ध्यान नहीं दे पाता? क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है जिसमें वो पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने स्टोर कर सके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्टिव मशीन्स। First one is Netflix recommendation systems. The second one is IBM supercomputer, that is Deep Blue. तो फर्स्ट हमने नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम को समझ ही लिया था अभी ऊपर थोड़ी देर पहले कि कैसे काम करता है कोई भी मॉडल रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए। आइए एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। बीट एट चेस बाय IBM सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू। तो एक डीप ब्लू नाम का सुपर कंप्यूटर था जिसने एक उस टाइम के जो चेस प्लेयर थे, बहुत ही जो सर्वश्रेष्ठ थे, उनको हराया था। सो पढ़ते हैं इस बारे में। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्टिव AI इज व्हेन डीप ब्लू IBM's chess playing artificial intelligence system beats गेरी कैस्परोव। ओके, तो ये जो गेरी कैस्परोव थे वो उस टाइम के बेस्ट चेस प्लेयर थे और इनको एक IBM के जो सुपर AI था उसने पहली बार हराया था। कब हराया था? इन द लेट 1990s. So Deep Blue could identify its own and its opponent pieces on the chessboard to make predictions, but it doesn't have the memory capacity, ठीक है, to use past mistakes to inform future decisions. मतलब क्या कि वो फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेता है वो इस पे निर्भर नहीं करता कि उसने पास्ट में क्या गलतियां की हैं, क्योंकि वो गलतियों से अपने सीख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है। तो वो सिर्फ करंट सिनेरियो पे ही ध्यान दे के अपने ओपोनेंट के करंट सिनेरियो को और खुद के करंट सिनेरियो को ही ध्यान में रखते हुए वो एक नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट मूव चलता था अपना। It only makes predictions based on what could be the next move for both players and selects the best move. So basically, these machines only focus on current scenarios and react on it as per the best possible action. Okay. सो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है? IBM's Deep Blue सिस्टम एंड गूगल्स AlphaGo. ओके, तो ये जो दोनों टाइप के एग्जाम्पल थे वो इस कैटेगरी में आते थे रिएक्टिव मशीन्स के। सो अब दूसरा टाइप का फंक्शनैलिटी देखते हैं, दैट इज लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। ओके, सो इसमें क्या है कि रिएक्टिव मशीन्स में हमने करंट सिनेरियो पे काम करना तो अपने मॉडल को सिखा दिया, बट
उसके पास मेमोरी नहीं थी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक लिमिटेड मेमोरी हम अपने मॉडल को इस फंक्शनैलिटी के थ्रू देते हैं। ठीक है, सो the next type of artificial intelligence in its evolution is limited memory. Okay, these machines can store past experiences or some data for a short period of time. ठीक है, तो देखो ब्रेन की तरीके के जो ये न्यूरॉन्स काम करते हैं, तो उतनी बड़ी मेमोरी तो हम अपने फेड नहीं कर पा रहे थे उस मॉडल में इस टाइम पे जब एवोल्यूशन चल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब बेसिकली अभी भी चल रहा है। तो हमने उसको एक थोड़ी सी तो मेमोरी दी, ठीक है, जिससे वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को स्टोर करे और अपने पास्ट में की गई गलतियों से सीख के अपने फ्यूचर में डिसीजंस ले सके, ना कि करंट सिनेरियो को हमेशा देख के। ठीक है, द एल्गोरिथम इनिशिएट्स द वे our brain's neurons work together. That is, it gets smarter as it receives more data to train on. तो जैसे जैसे हम उसको और डेटा देते जाते हैं वो गलतियां करता रहता है। ठीक है, और जब गलतियां करता है तो अपनी गलतियों से सीखता रहता है, और ऐसे ही तो कोई एक मॉडल एक परफेक्ट आउटकम देता है किसी भी चीज का, जब वो अपनी गलतियों से बहुत बेहतर तरीके से सीखता है। ओके, deep learning algorithms improve image recognition, NLP, that is natural language processing, and other types of reinforcement learning. तो reinforcement जो learning ये शब्द है वो हम मशीन लर्निंग में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बेसिकली डीप लर्निंग का ही पार्ट है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है, उसमें हम 3 टाइप के लर्निंग्स पढ़ेंगे, डेटा सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एंड एक और होता है सेमी सुपरवाइज्ड, तो वो भी हम देखेंगे उसमें चारों टाइप के लर्निंग्स क्या होते हैं। बट एक ब्रीफ देने के लिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो होता है जिसमें हम मॉडल को कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं देते हैं ट्रेन करने के लिए, और उसमें क्या करता है मॉडल कि वो कोई भी उसको हम लोग जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप दे देते हैं, वो उस पर काम करता रहता है, गलतियां करता रहता है और उससे सीखता रहता है। उसको सिर्फ इनपुट और आउटपुट रहता है कि इनपुट भाई मुझे ये मिला है और यहाँ आउटपुट तक मुझे पहुंचना है, तो उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी करता है, मतलब हर बार गलतियां करता रहता है और सीखता रहता है कि अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक ये यहाँ पे इसको गोल करना है, बट गोल करने के लिए उसके पास 10 रास्ते हैं और 10 रास्ते में से सिर्फ एक रास्ता उस गोल तक जाता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल वो पहला रास्ता चूज करता है, तो वहां से उसको पता चलता है कि वो गोल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो बैक ट्रैक करता है कि फर्स्ट वाला जो रास्ता था उसको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि एंड बाकी जो 9 रास्ते उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रास्ता जो था वो वहां से हम अपने आउटपुट तक नहीं पहुंच पाते। तो सिमिलरली वो सारे रास्तों को एक्सप्लोर करता है और जिस भी रास्ते से वो गोल तक पहुंचता है वो रास्ता उस आउटपुट तक जब पहुंच जाता है तो वहां पे वो ये दर्शाता है कि वो एक जो मॉडल है वो अपनी गलतियों से कैसे सीखा। ठीक है, क्योंकि वो बार बार देखो, जब जैसे फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे गया लेकिन तीनों रास्ते से वो गोल तक नहीं पहुंचा, तो अगर वो फिर से सेकंड रास्ते पे जाता है तो वो अपनी गलती कर रहा है, बट वो चीज वो गलती नहीं करेगा दोबारा, क्योंकि एक बार वो मिस्टेक वो कर चुका है। ठीक है, सो these machines can use to store data for a limited time period only. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं लिमिटेड मेमोरी का। फर्स्ट वन है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, द वे सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑब्जर्व अदर कार्स ऑन द रोड फॉर देयर स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रॉक्सिमिटी. This information is programmed as the car's representation of the world, such as knowing traffic lights, signs, curves, and bumps in the road. The data helps the car to decide when to change the lanes so that it does not get hit or cut off another driver. So basically जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं वो कैसे सीखते हैं, वो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। उनको जब टेस्ट किया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स के जो सिग्नल्स होते हैं उनमें सिखाया जाता है कि कौन सा सिग्नल क्या कहना चाहता है, कौन से साइंस क्या आपको बताते हैं, जो रोड में कर्व्स होते हैं उस पर कैसे टर्न्स लेते हैं, कैसे जब सामने से गाड़ी आ रही होती है या जब सेम लेन में या जब 2 वे लेन होती है सेम लेन में, तो उस पर कैसे आप कार को चलाते हो। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है इस सेल्फ ड्राइविंग कार के मॉडल को। तो वो बार बार ट्रेनिंग लेता है उस चीज़ की, और उसमें अगर जब वो गलतियां करता है तो वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खासा सुनाओ, बट कभी कोई अगर सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठता है एंड फॉर एग्जाम्पल अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो मॉडल है वो इस चीज़ को नोट करके रखेगा कि जब हम दूसरे डायरेक्शन में कार को मूव कर रहे होते हैं तब ये चीज़ें भी ध्यान रखते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स क्या कह रही हैं,
ये भी चीज ध्यान रखते हैं कि सामने से कोई कार आ तो नहीं रही, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लोग ट्रैफिक लाइट फॉलो करता हो उस रूल को, तो ये भी उस चीज को ध्यान रखना है। तो उसने एक नई चीज सीखी कि जरूरी नहीं है कि सारे लोग ट्रैफिक लाइट रूल को फॉलो करते हो, तो हर डायरेक्शन में देख के तब कार को मूव करना है। तो यहां उसने अपनी गलतियों से एक चीज सीखा, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी है। दिस AI रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस, people, beliefs, and they should be able to interact socially like humans. Okay, human cognitive abilities are capable of processing how our own thoughts and emotions affect other and how others thought and emotions affect us. ठीक है, in future theory of mind artificial intelligence machines could be able to understand intentions and predict behavior as if to simulate human relationships. तो देखो, जो ऊपर के दो फंक्शनैलिटीज हैं वो दोनों फंक्शनैलिटीज अभी रियल वर्ल्ड में उसके कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस है, मतलब कि किसी ना किसी मॉडल्स में इम्प्लीमेंटेड है। बट ये जो थर्ड और फोर्थ टाइप का फंक्शनैलिटी है, दैट इज थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। मतलब अभी इन दोनों टाइप के फंक्शनैलिटीज का कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं है। बट कभी भी जब ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की गई किसी मॉडल पे, तो वो मॉडल क्या क्या कर सकता है, वो मॉडल किसी भी ह्यूमन इमोशंस को समझ सकता है, किसी भी इंसान को समझ सकता है कि वो क्या चीज में बिलीफ रखता है, क्या चीज में नहीं रखता है, वो चीजें समझ सकता है। ठीक है, बेसिकली अगर एक आप मॉडल टू मैन टॉक कराते हो, तो वो जो मॉडल है वो चीजें सामने वाले इंसान के अंदर से समझ सकेगी कि जब वो इंसान बात कर रहा है तो वो किस स्टेट ऑफ इमोशन में है या उसका बिहेवियर कैसा है, ये चीज भी वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। यही तो इस सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्वालिटी है कि वो सामने वाले इंसान को देख के, उसके आई कॉन्टैक्ट्स को देख के, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के, फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के वो चीज वो समझ पाएगा और कोशिश कर पाएगा कि उस इंसान से वो किस स्टेट में बात कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान गुस्सा है और गुस्से में बोल रहा है कुछ भी और मॉडल उसको बहुत खुशी खुशी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है इंसान ऑफेंड हो जाएगा उस चीज से। तो इसीलिए इस टाइप की फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडल में जब ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहा हो मॉडल। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ AI देखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। Self awareness artificial intelligence is the future of artificial intelligence. These machines will be super intelligent and will have their own consciousness, sentiments, and self awareness. These machines will be much more smarter than humans. इसका मतलब क्या है? तो थ्योरी ऑफ माइंड में क्या फंक्शनैलिटी दी जाएगी मॉडल को कि वो किसी इंसान को समझ सके। ठीक है, कि वो अपने सराउंडिंग्स को समझ सके कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या कहना चाहता है उस इंसान, किस स्टेट ऑफ माइंड वो इंसान है। बट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो एक स्टेप अप है थ्योरी ऑफ माइंड का, क्योंकि उसमें वो बेसिकली ह्यूमन से भी ज्यादा टेंडेंसी या कैपेसिटी रखता है कि उस चीज को या उस सराउंडिंग को समझ सके। क्योंकि जितना ह्यूमन ब्रेन काम करता है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंसान पे कि वो अपने कैसे ब्रेन को हमेशा से यूज करता हुआ आया है। बट एक जो मॉडल है, जब वो सेल्फ अवेयरनेस फंक्शनैलिटी लेके अपने अंदर आएगा तो वो अपने सराउंडिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। जैसे एक इंसान किसी भी सराउंडिंग में कोप अप करने के लिए एक ढल जाता है, वैसे उस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी में भी जो मॉडल है उसको यही टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी दी जाएगी। ठीक है, सो दिस गोज वन स्टेप अहेड or beyond theory of mind AI and understanding emotions to being aware of themselves, their state of being, and being able to sense or predict others feeling. Okay, तो ये step up functionality होगी theory of mind से। Artificial intelligence and ML algorithms are a way too long wait for self-awareness because there is still so much to uncover about the human brain's intelligence and how memory or learning and decisions making work. So अभी इस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी को इम्बेड करने के लिए किसी मॉडल में बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अभी ह्यूमन जो ब्रेन है हमारा, कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो कैसे काम करते हैं, अभी इसी चीज को जो साइंटिस्ट है वो समझ रहे हैं। अभी इसी चीज को अनकवर या डिस्कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी तो जैसे, क्योंकि दो सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग क्या है कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो इंसान ही है बेसिकली, और जो उसका जो दिमाग रहेगा वो इंसान से भी ज्यादा तेज चलेगा।
तो अभी हम ह्यूमन माइंड को ही नहीं समझ पाए सही से, तो ह्यूमन माइंड की जो चीजें है वो एक मॉडल में कैसे इम्बेड करेंगे। तो अभी ये बहुत दूर है, तो पहले सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ माइंड देंगे फंक्शनैलिटी किसी मॉडल के अंदर, फिर हम एक सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर डालते हैं, मतलब वो तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो एक चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया है कि चार्ट फॉर टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, जिससे कि आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो। तो टाइप्स हमने चार पढ़े थे, एक पढ़ा था रिएक्टिव मशीन्स, एक पढ़ा था लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, एक पढ़ा था थ्योरी ऑफ माइंड एंड एक पढ़ा था सेल्फ अवेयरनेस। तो रिएक्टिव मशीन्स में देखते हैं क्या होता है कि ये करंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब कि रिएक्टिव मशीन की जो फंक्शनैलिटी है वो एक मॉडल में अभी करंटली एग्जिस्ट कर रही है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में। जैसे कि उस एग्जाम्पल्स क्या क्या है, डीप ब्लू सिस्टम्स एंड नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम्स। दूसरा टाइप ऑफ एआई फंक्शनैलिटी क्या आता है, लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, ये भी करंटली एग्जिस्ट करती है। इसके एग्जांपल क्या, रियल वर्ल्ड एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये दोनों अभी थियोरटिकल ही है, जिसके बारे में हम लोग बस पढ़ सकते हैं, अभी इसके कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स अभी नहीं है, बट जल्दी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों थियोरटिकल टाइप्स हैं, विल बी बिल्ट इन फ्यूचर एंड नो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ओके, सो यहां तक हमने पढ़ लिया चारों टाइप के एआई सिस्टम्स बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, मतलब बेसिकली चार टाइप्स के फंक्शनैलिटी क्या क्या होते हैं। फर्स्ट क्या था, रिएक्टिव मशीन्स। सेकंड क्या था, लिमिटेड मेमोरी सिस्टम। थर्ड क्या था हमारा थ्योरी ऑफ माइंड। एंड फोर्थ हमारा सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो ये चारों टाइप के फंक्शनैलिटीज हमने पढ़ा कि कैसे किसी मॉडल में ये चीजें जाके इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। एंड इसके हमने एग्जाम्पल्स भी समझे कि जो दो टाइप के स्टार्टिंग एआई हैं उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। एंड बाकी जो लास्ट दो थे, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, वो दोनों अभी थियोरटिकल ही हम लोग डिस्कवर कर पाए। So let's end this lecture over here and I'll meet you in the next lecture. Till then, keep studying, keep those enthusiastic things inside you, burn you so that you can be in skate 40 then. So let's meet in the next lecture. Till then, thank you and stay tuned to Pathshala.